हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और अगर अभी मैं बात करूँ तो मैथ वाला पार्ट मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेरी कुछ एक दो क्लासेस बची हुई थी। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आप सभी को बताया था कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर बचा हुआ है और नंबर सिस्टम वाली क्लास बची हुई थी। तो आज मेरा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं बात करूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज सर ने एकदम अलग लेवल पर पढ़ाया है। मतलब ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आज तक नहीं पढ़ा था जिस तरह से सर ने पढ़ाया, कुछ अलग ही ट्रिक्स कराई थी। तो अगर हो सके तो ना आप भी एक बार चक्रवृद्धि ब्याज वाली क्लास लेकर देखना जैसे सर ने कराया। तो ये वाला जो पार्ट मैंने कंप्लीट किया है ये मैंने आदित्य रंजन सर की क्लासेस से कंप्लीट किया है। 21 दिन 21 मैराथन के नाम से क्लासेस हैं, लेकिन वो 21 मैराथन नहीं है, मतलब उसमें 21 क्लासेस नहीं है, उसके अंदर शायद 18 या 19 क्लासेस हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि मुझे काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि दीदी यहाँ पर आप बोल रहे थे कि 21 दिन 21 मैराथन है, तो यहाँ पर 21 मैराथन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 18 या 19 क्लासेस हैं। तो देखो प्लेलिस्ट जो है 21 दिन 21 मैराथन के नाम से है, लेकिन जो क्लासेज हैं वो आई थिंक 18 या 19 के आसपास ही हैं, क्योंकि उसके बाद एग्जाम आ गया होगा तो सर नहीं करा पाए होंगे। तो बस इतना ही रीजन हो सकता है। और अगर बात करूँ तो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर भी मैंने कर लिया है। और अगर मैं बात करूँ तो आप सभी भी ना नंबर सिस्टम वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो देखो हो सकता है कि पिछली बार एक दो क्वेश्चन तो आए थे, मेरे वाले सेट में भी थे। 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट वाले में एग्जाम था मेरा, तो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। लेकिन नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो अदर और कहीं जगह भी अप्लाई हो जाते हैं, तो इसलिए वो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें डिविजिबिलिटी के रूल समझाए जाते हैं और भी बहुत कुछ समझाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरा काफी बेसिक क्लियर था उस वाले चैप्टर का, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का। जैसे सर ने पूरा जो नंबर चार्ट होता है कि कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये सब चीजें मेरी अच्छे से क्लियर थी, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है ना वो मैथ से हुई है, मैथ और साइंस से। तो ये वाला पार्ट मेरा अच्छे से क्लियर था, इसलिए और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया। तो सर ने कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो कि एक इकलौता ही होता है जो इवन होता है, अदर सभी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी ओड होते हैं। तो इतने छोटे छोटे से ये इस तरह के कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए थे। देखो ये हमें लग सकता है कि कितना छोटा या बेसिक सा क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ना काफी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। और कंपोजिट नंबर वाला, कंपोजिट नंबरों को निकालना कि सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है या ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है, मतलब काफी सारी चीजें सर ने कराई हुई थी इस वाले चैप्टर में। तो अच्छा चैप्टर था ये। और उसके लास्ट में सर ने जो थ्योरम वगैरह कराई थी, जैसे कि यूनिट डिजिट निकालना और रिमाइंडर निकालना, तो यहाँ तक ये सारा चैप्टर ना अच्छे से कर लेना, बस ये वाला बोलना चाहती थी मैं। और अगर मैं बात करूँ जब मैंने पूरी मैथ की क्लासेस ली है ना, इसमें जो सबसे डिफिकल्ट मुझे जो चैप्टर लगा है, जो मुझे बिल्कुल एकदम सर के ऊपर से गया, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ बिल्कुल बहुत ही कम चीजें समझ में आई है, वो था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। और बाकी जितने भी चैप्टर थे सभी अच्छे से समझ आ गए थे, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये वाला बहुत बेकार हुआ है मेरा। तो अभी मैं इसको सोच रही हूँ कहीं से भी करके देखूँ, ताकि थोड़ा और समझ में आ सके थोड़ी बहुत चीजें। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है बस ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। बाकी जितने भी चैप्टर थे बहुत अच्छे से हो गए हैं। और इसके अदर एक चैप्टर बचता है जो कि है मिक्सचर और एलिगेशन वाला, क्योंकि सर ने जितने भी क्लासेस कराई है उसमें मिक्सचर और एलिगेशन नहीं पढ़ाया हुआ है। तो ये वाला चैप्टर मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर बेस्ड ना काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ 16 जून को जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था RWA पर, अगर आप सभी को याद हो, तो उसमें क्वेश्चन था जो जिसमें कि अलग अलग से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कुछ दिया हुआ था, परसेंटेज में दिया हुआ था। वो वाला क्वेश्चन मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ था वो। फिर उसके बाद मैंने उस वाले चैप्टर में ना मिक्सचर और एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया, तब उसका आंसर आया था। तो आप देख सकते हैं ना इंटरकनेक्टेड होते हैं सभी चैप्टर आपस में, तो इसलिए ध्यान रखना है हमें। अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हम उस चैप्टर से कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला या उसकी चीज उसमें अप्लाई हो, क्योंकि परसेंटेज वाले चैप्टर का यूज लॉस एंड प्रॉफिट में हो जाता है, कभी कभी मिक्सचर एलिगेशन का यूज अलग चैप्टर में हो जाता है, परसेंटेज में भी हो जाता है। तो सभी चैप्टर जितने भी होते हैं ना इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मिक्सचर एलिगेशन हमारा सब्जेक्ट जो है ये इसके अंदर नहीं है, मैथ वाले पार्ट में शायद ना आता हो, लेकिन इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इजीली हो जाएंगे अगर आप चैप्टर ये पढ़ लोगे तो ये वाली सारी क्लासेस तो हो चुकी हैं और मैथ वाला पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब मुझे नहीं लगता कि 20 नंबर के लिए इससे ज्यादा मैं क्या ही पढ़ूं, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो मैंने RWA पर जितने भी प्रैक्टिस सेट होते थे जो राहुल तेवतिया सर कराते थे वो वाले सारे प्रैक्टिस सेट किए हुए थे। और उसके बाद मैंने आदित्य सर की क्लास ली थी, और उसके बाद अब जो दोबारा री एग्जाम के लिए RWA पर राहुल तेवतिया सर ने प्रैक्टिस सेट कराए थे मैंने वो भी किए थे, और अब सेकेंड टाइम मैंने ही क्लासेस ली थी। तो मैथ का पार्ट मुझे लगता है इतना बहुत है, काफी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है 20 नंबर के लिए। बाकी अब अदर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, अब रीजनिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग की मेरे पास बुक है, मैंने आप सभी को बताया था ये वाली रीजनिंग की मेरे पास बुक है, और हम इसको एक बार पढ़ भी चुके हैं। लेकिन उस टाइम पर ना जल्दबाजी में पढ़ी थी हम सभी ने ये बुक, क्योंकि मैंने इस बुक के ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे उस टाइम पर।
मैंने शायद आई थिंक 30 या 25 के आसपास ही मैं इसके क्वेश्चन करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम थोड़ा जल्दी हो सकता है, तो अगर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किए तो एग्जाम तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने इसके थोड़े ही क्वेश्चन किए थे उस टाइम पर। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा प्रॉपर वे में करने वाले हैं, क्योंकि अगस्त में अगर एग्जाम होता है, अगस्त तक तो मुझे लगता है कि अगस्त में ही होगा एग्जाम, जहाँ तक हो सकता है, तो इसको तब तक कंप्लीट कर लेंगे। और अब थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस बार, पिछली बार तो मैंने काफ़ी कम किए थे, इसलिए अब थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करना शुरू करूंगी मैं। तो मैथ वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हिंदी को मैं भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि हिंदी का ऑलमोस्ट कंप्लीट सही है, बस कुछ साहित्य वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे और एक्स्ट्रा। बाकी अब मैं थोड़ा सा रीजनिंग पर ध्यान दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग का ही है, तो ये वाली रीजनिंग की बुक सब पढ़ेंगे। अगर आप सभी के पास ये वाली बुक है तो आप भी स्टार्ट कर देना, इस वाली रीजनिंग के पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। और इसके सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़कर, जो मुझे ये वाला चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, जो कि है इनपुट और आउटपुट वाला। और ये आप सभी ने बताया भी था कि ये चैप्टर आता भी नहीं है इस एग्जाम में, एक्चुअली ये यूपीएसआई वाला एग्जाम में आता है, इनपुट और आउटपुट वाला चैप्टर। बाकी जितने भी चैप्टर हैं और सभी चैप्टर हम इसके पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करूँ नॉन वर्बल रीजनिंग के, तो काफी इजी चैप्टर थे, हो जाएंगे, लेकिन 48 चैप्टर्स हैं, तो ये भी अच्छे खासे पढ़ने पड़ेंगे। तो रीजनिंग में तो फिलहाल इतना ही है। अगर मैं बात करूँ तो ये वाले चैप्टर्स, मतलब जितनी भी ये बुक है ना, कल से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। और अगर आप सब में से किसी के पास भी ये बुक है तो प्लीज आप सभी भी स्टार्ट कर लेना, साथ में पढ़ते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ सभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये वाली बुक हम कंप्लीट करेंगे साथ में। और मैथ वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर जीएस वाले पार्ट की बात करूँ, जीएस के लिए मैंने ये वाली बुक ली हुई थी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आज मैंने पढ़ा है, ये वाली बुक ली हुई थी, 5 पेजेस हमें इसके पढ़ने हैं डेली। और अगर आप पढ़ चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कमेंट किए थे कि काफी अच्छी बुक है। तो इसका मैंने आज कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने 5 पेज पढ़े, लेकिन इसमें इतने ज्यादा संधि हुए हैं ना, मतलब हर दूसरी लाइन के अंदर ना कोई एक डेट दी हुई है, कोई संधि हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट से पढ़ा था मैंने, पता नहीं मुझे कितना याद रहेगा इसका पढ़ा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा संधि हुए हैं इस बुक के अंदर, मतलब संविधान वाले पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में। तो इसलिए मैंने ज्यादा पेज नहीं पढ़े, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आज 5 ही पढ़ूं, क्योंकि ये सन याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे इसमें था 1833 का चार्टर अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, और 1861, 1919, मतलब बहुत सारे सन है इसके अंदर, ये याद रख पाना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ तक आज मैंने पढ़ लिया इसका। 5 पेज पढ़े थे, अगर आप सभी पढ़ रहे हो तो यहाँ तक मैंने इसके आज 5 पेज पढ़ लिए हैं। और कल मैंने इसके हिस्ट्री के 5 पेजेस पढ़े थे। हिस्ट्री मुझे फिर भी ठीक लगी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान वाला पार्ट याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना नहीं है, मतलब पढ़ना है ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट भी, लेकिन इसके कंपैरिजन में हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ना थोड़ा इजी था। और इसके बाद कल मैं इसके कौन से 5 पेजेस पढ़ूंगी, वो है ज्योग्राफी वाला पार्ट, जो नेक्स्ट 3rd चैप्टर है ना इसके अंदर, वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी तो मुझे पढ़ना पसंद है, ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग होता है। तो कल 5 पेजेस या 10 पेजेस में इसके ज्योग्राफी के पढ़ने वाली हूँ। तो ये वाली बुक भी हम चला रहे हैं, साथ साथ में रीजनिंग पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, और ये वाली बुक्स अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाद में आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ, जो इससे पहले वाले ब्लॉग में पूछे गए थे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि दीदी आपने मैथ्स के नोट्स बनाए हैं क्या, या नहीं बनाए हैं मैथ्स के नोट्स। तो मैं आपको बता दूं, मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके हमें नोट्स बनाने पड़े। इसमें सिर्फ कोई फॉर्मूला होता है या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, तो वो वाली चीजें मैं नोट करती हूँ, उसके आधार मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ बिल्कुल भी। तो जैसे कि क्योंकि मुझे काफी सारे बच्चे बताते हैं कि दीदी हम तो मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो सब कुछ नोट करते हैं, जिसकी वजह से पूरा टाइम नोट्स बनाने में निकल जाता है। तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग में ये सब चीजें नोट्स नहीं करनी होती है। जो चीजें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि आप नहीं सोल्व कर पा रहे हो, या फिर कोई कहीं पर कोई फॉर्मूला हो गया, कोई शॉर्ट ट्रिक होगी जो टीचर बताते हैं, तो वो चीजें सिर्फ आप नोट किया करो। ऐसा नहीं होता कि पूरा सब कुछ जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है मैथ में या रीजनिंग में सब कुछ आप नोट कर रहे हो, वो सब कुछ नोट नहीं करना होता। तो मैथ के मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, जो भी सिर्फ हैं कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह हैं, बस इतना ही कुछ है। मेरे पास मैथ्स के कोई नोट्स नहीं है, और ना ही मैंने कभी मैथ्स के नोट्स बनाए हैं। मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बेहतर मैथ्स होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने जितनी भी की है ना, प्रैक्टिस ही की है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने इस टाइम पर राहुल तेवारी सर ने आई थिंक 20 या 25 के आसपास प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, और एग्जाम से पहले भी इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए थे, वो भी सभी किए हैं। इसके बाद एग्जाम के बाद भी काफी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं। और इसके बाद बुक से भी अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो अभी बुक ली थी मैंने मैथ की, उससे भी प्रैक्टिस की है। तो आप देख सकते हो, मैंने जितनी भी ज्यादा की है ना, वो प्रैक्टिस ही की है। ऐसा अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाए कि कुछ एक बार आपने उन क्वेश्चन को नोट कर लिया, बार बार उन्हें सोल्व किए जा रहे हो। जब तक आप नए तरह के क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तो पता कैसे चलेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि बस नोट्स बना लिए फिर उनको ही पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है, उसको अलग सोल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं।
तो नोट्स वगैरह बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको मिला करे तो वो जरूर नोट कर लिया करो, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि सभी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है कि कोई टीचर किसी मैथ मतलब किसी क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बता सकते हैं, कोई टीचर होते हैं जो उसी के लिए बहुत लंबा मेथड यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो आज क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ था, तो स्टार्टिंग में मैंने वो क्वेश्चन किया सर ने, मतलब मैं क्या करती हूँ जैसे मैं क्लासेस ले रही होती हूँ तो मैं सिर्फ क्वेश्चन देखती हूँ, उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ, तब तक मैं वीडियो को रोक देती हूँ जो मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, और उसके बाद उसको कट कर कर वहां पर जाती हूँ जहाँ पर सर उसका आंसर बता रहे होते हैं। तो मैंने वो वाला क्वेश्चन सोल्व किया और मैं एकदम खुश हो गई कि वाह मेरा तो 5 आ गया, ठीक है। और उसके बाद सर ने बोला कि ये वाला क्वेश्चन तो रॉन्ग है, इसका तो आंसर ही नहीं आएगा। फिर मैंने भी ध्यान दिया कि हाँ, क्योंकि एक्चुअली में उसमें ना 6 डिजिट दी हुई है, तो हम उसको 7 डिजिट का नहीं बना सकते, क्योंकि पी की जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू हो सकती है, पी के लिए हम कोई 2 वैल्यू नहीं रख सकते, तो जिसकी वजह से वो क्वेश्चन ही गलत था। तो इस वजह से मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया और मैंने भी आप सभी को बोला कि इसका आंसर 5 है। तो एक मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने 5 ही दिया है, लेकिन किसी ने बहुत कम बच्चों ने ध्यान दिया कि उसमें 7 डिजिट लिखा हुआ है ऊपर, तो जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत था जो सर ने एक्चुअली में सही बताया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ था, ये क्वेश्चन था सर की जो 21 दिन 21 मैराथन में जो सर का सेकंड वाली जो वीडियो है ना, नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो, क्योंकि एक तो पार्ट फर्स्ट में और एक पार्ट सेकंड में, तो पार्ट सेकंड वाली वीडियो के अंदर था ये वाला क्वेश्चन। तो वहां से मैं आज पढ़ रही थी, तब उस टाइम पर मैंने ये वाला उसकी पिक्चर क्लिक करी और सभी से वो वाला क्वेश्चन पूछा था। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन। अगर उसमें 6 डिजिट लिखा होता है ना, तो ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर आई थिंक 6 ही आएगा, 7 की जगह 6 हो जाएगा ये, तब ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और इसका आंसर जो है ठीक है, वैसे जो हमने फॉर्मूले से जैसे भी किया है जो 5 आए वो एकदम ठीक आया है, बस वहां पर 7 की जगह ना 6 होना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। और इसके बाद अगर आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ था कि दीदी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 4 घंटे तो हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 4 घंटे ऑफलाइन, तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। देखो अब तो एग्जाम आने वाला है, जितना हो सके ना ऑनलाइन प्रैक्टिस को बंद करो और ऑफलाइन बुक्स वगैरह से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो तो जैसे अगर मैथ ही सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी क्लासेस को एकदम टू द पॉइंट देख रहे हो हर एक चीज को कि क्या बोला गया है, क्या पढ़ाया गया है, क्योंकि जब आप पहले ही बेसिक पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन देखा करो और उसका आंसर देखा करो, टीचर ने क्या बताया उसका आंसर। इसलिए मैं इतने कम टाइम में अपने मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखती थी, मैं जैसे मैंने अपने फोन में चलाई अपनी सर की कोई किसी भी सर की जो भी मैं क्लास देख रही थी वो क्लास चलाई है, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन के बाद सोल्व करना स्टार्ट किया, तब तक वीडियो को पॉज कर दिया और उसके बाद सिर्फ उसका आंसर देखा, उसको नेक्स्ट करने के बाद वीडियो को। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा जो भी कुछ बताया वो सब कुछ ध्यान दिया, क्योंकि वो सब चीजें मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और बेसिक्स वगैरह भी क्लियर हैं, फॉर्मूले वगैरह भी ज्यादा पढ़ लिए हैं सब, तो सिर्फ उस पर ध्यान देना, इसलिए ज्यादा जल्दी क्लासेस हो पाई। नहीं तो आप देख सकते हो एक ही क्लास 2.5 से 3 घंटे की, अब तो मतलब 1-2 दिन में नहीं हो पाएगी फिर तो इतनी जल्दी क्लासेस। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, उसको सोल्व करना है और उसका आंसर मैच करना है, सिर्फ इतना। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ही उसका एक्सप्लेनेशन देखना, अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जा रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बहुत। तो बस इतना करना है, तो इसलिए हो जाएगा इजीली अगर आप करना चाहो तो, बट थोड़ा सा कोशिश करना कि ऑफलाइन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो और ऑनलाइन पर कम। और इसके बाद और एक चीज और मुझे आप सभी से शेयर करनी थी, मुझे ना कभी एक बहुत अच्छा चैनल मिला है करंट अफेयर के लिए। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि एकदम अभी आपकी करंट अफेयर इससे कंप्लीट हो जाएगी, ये ऐसा चैनल नहीं है। इस पे ना इस मतलब ऐसा है कि जैसे कुछ भी डेली कोई भी न्यूज होती है, कोई इंपोर्टेंट सी न्यूज हो गई या इंटरनेशनल कोई न्यूज हो गई, जितने भी इंडिया से रिलेटेड हैं, तो उन पर ना डेली वीडियोस आती हैं, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सर। मतलब मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा उनका बताने का तरीका, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका, तो एकदम ऐसा, क्योंकि दिन में आप कभी भी तो यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो आप उसको भी ऐसे देख लिया करो। बस 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है। एक्चुअली में करंट अफेयर ना ऐसा नहीं होता कि हम बस पढ़ना शुरू किया और लास्ट 6 मंथ की हमने याद कर ली, इसलिए याद करना में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हम जब उसी न्यूज को ना डेली कनेक्ट होकर जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे अगर हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे उसको, तो जैसे मतलब हमेशा, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, कि डेली आपको वो देखते रहोगे ना, तो काफी हद तक ये सब चीजें ठीक रहेंगी। मतलब जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, तो उस चैनल का नाम मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी IQ IAS नाम से चैनल है, और उनके 1.74 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और 51,000 के आसपास उनके वीडियोस हैं जो उनके चैनल पर हैं। और आई थिंक व्हाइट से कलर का कुछ लोगो था, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा और मुझे भी अभी कल परसों के आसपास ही मिला है, तो मैंने उनकी देखी 1-2 वीडियोस जो अभी रिसेंटली आई हैं, तो काफी अच्छी हैं। अगर आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे हो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट अफेयर मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, वो है एक नेक्स्ट एग्जाम नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां से करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ रही हूँ एक्चुअली में। क्योंकि ये जो पढ़ाते हैं ये ऐसा नहीं है कि डेली एग्जाम के बेस पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक वे है कि अगर हम डेली
डेली जो भी चीज हो रही है देश में या विदेश में, मतलब जो भी इंटरनेशनली हो रहा है, उसको डेली हम जानते रहेंगे तो हमें फिर ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से जो कि माइंड में नहीं रहता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि दीदी आपके पास कौन से सब्जेक्ट के नोट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास हिंदी के प्रॉपर मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, जो कि हैं अरुण सर के। अरुण सर वो हैं जो करियर विल पर पढ़ाते हैं, उनके मेरे हिंदी के उनके बने हुए, मतलब उनका पढ़ाया हुआ जो है हिंदी का, उनके मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं। लेकिन मैथ के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, और रीजनिंग के भी मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। लेकिन रीजनिंग के अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक की बात करूं तो वो मैंने अरुण सर से ही पढ़ी है। अरुण सर भी वही हैं जो करियर विल पर पढ़ाते हैं, तो उनके मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो कहीं कुछ फॉर्मूला बताया, कोई शॉर्ट ट्रिक बताई, इस तरह की कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और उसकी बात करूँ तो उसके रीजनिंग और मैथ दोनों के मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, बस सिर्फ यही है जो कुछ शॉर्ट ट्रिक हो गई, कुछ फॉर्मूले हो गए, इस तरह की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ टेबल हो गई, बस ये लिखे हुए हैं। मैथ और रीजनिंग में कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए हुए हैं। नोट्स मेरे पास सिर्फ हिंदी के हैं और थोड़े बहुत जीएस के भी ज्यादा नोट्स नहीं है। जीएस के अगर बात करूँ उसमें ज्योग्राफी वाले पार्ट के नोट्स हैं मेरे पास, ज्योग्राफी और थोड़े से हिस्ट्री के नोट्स हैं, और अदर कुछ नहीं है। या फिर थोड़े बहुत साइंस के हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के। बस जो प्रॉपर मैंने पढ़ी हुई है हिंदी के प्रॉपर नोट्स हैं, मैथ्स और रीजनिंग के नहीं है, और जीएस के भी थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत थे, इसलिए मैंने ये वाली जीएस की बुक मंगाई थी पढ़ाई करने के लिए अलग से अच्छे से। तो बाकी और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।